बल कितना होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? जी चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर, यह ब्रेकिंग बल कितना हो जाएगा? तो कार अगर दोगुनी गति से चल रही है तो ब्रेकिंग बल जो है वह उसका रोकने के लिए जो हमारे लिए करना होगा वह कितना करना होगा? सबसे पहला प्रश्न ही है ये। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उसका ब्रेकिंग बल जो है वो चौगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? वह चौगुना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। गति अगर दोगुनी है तो उसको रोकने के लिए जो बल लगाना होगा वो चौगुना बल लगाना होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक मूल परिणाम है? निम्न में से कौन एक मूल परिणाम है? राइट आंसर क्या है? निम्न में से कौन एक मूल परिणाम है? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? निम्नलिखित में से कौन एक मूल परिणाम है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? मूल परिणाम क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मूल परिणाम काल या समय। ये मूल परिणाम की संज्ञा में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। काल या समय, मूल परिणाम वो होते हैं जिनका डायरेक्ट हम वैल्यू निकालते हैं। बाकी आयतन, वेग, बल ये सब किसी न किसी के थ्रू निकाले जाते हैं, है ना। राइट आंसर हो जाएगा मूल मात्रक। साथ है ना, ऐसा ही मूल मात्रक तो वैसे ही मूल परिणाम है। तो ये मूल परिणाम कौन से हैं? तो ये काल या समय मूल परिणाम की श्रेणी में आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है अगला, हाँ, एसआई पद्धति में मूल मात्रक आपको पता है 7 है। एसआई मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडला, मोल। तो यहाँ पर सेकंड मतलब समय वाला मात्रक मूल मात्रक की श्रेणी में है ना, और बाकी ये सब आयतन, वेग, बल तो उसमें से नहीं है 7 में से। इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान है? इनमें से किसका सूत्र आवेग के सूत्र के समान है? इनमें से किसका विमीय सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से किसका विमीय सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान है? राइट आंसर क्या है? आवेग के लिए सूत्र के समान किसका विमीय सूत्र है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इनमें से किसका सूत्र आवेग के लिए विमीय सूत्र के समान है? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का विमीय सूत्र जो है आवेग के सूत्र के समान है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आवेग का विमीय सूत्र जो है बल आघूर्ण के सूत्र के समान है। सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। जिसका भी गलत होता है सही करते जाइए, है ना। तो आवेग का विमीय सूत्र क्या है? mlt-1, है ना। तो ये इसका सूत्र है और यही बल आघूर्ण का भी सूत्र है। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो विमीय सूत्र आवेग का क्या है और बल आघूर्ण का? mlt-1, है ना। mlt के ऊपर 1 की घात। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कोशिका के व्यास को दोगुना कर दिया जाता है तो उसके भीतर पानी का उठाव कितना होगा? यदि एक कोशिका के व्यास को दोगुना कर दिया जाता है तो उसके भीतर पानी का उठाव कितना होगा? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? यदि एक कोशिका के व्यास को दोगुना कर दिया जाता है तो उसके भीतर पानी का उठाव कितना होगा?
राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, अगर कोशिका के व्यास को दोगुना कर देंगे तो पानी का उठाव जो है वह आधा हो जाएगा। मान के चलिए ये एक ग्लास है, ठीक, एक बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है। इसमें अगर आप पतला पाइप डालेंगे तो पतला पाइप पानी में जाने पर पानी ज़्यादा ऊंचा उठेगा, और वहीं अगर आप कोई मोटा पाइप डाल देंगे तो उसका पानी का उठाव कम होगा, क्योंकि उसका व्यास ज़्यादा हो जाएगा तो पानी जो है फैल जाएगा, ऊपर उठेगा नहीं। इसका व्यास कम है तो पानी ऊपर उठा हुआ देगा। तो व्यास मतलब अगर मोटा पाइप अगर आप डाल देंगे तो पानी का उठाव आधा हो जाएगा, और पतला पानी डालेंगे तो पानी का उठाव ज़्यादा होगा। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने है, जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तो जो अंगूठी या छल्ला होता है उसकी आकृति में क्या बदलाव आता है? जब धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तो उसकी अंगूठी या धातु के छल्ले में क्या बदलाव देखने को मिलता है? आपको राइट आंसर बतलाना है। जब हमारे पास में अगर एक धातु की अंगूठी है और हम उसे गर्म करते हैं तो आपको ये बतलाना है धातु के अंगूठी या छल्ले में गर्म करने पर इनमें से क्या बदलाव हमें देखने को मिलता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट भी करते जाइए, आप अगर पढ़ रहे हैं तो कमेंट भी करते जाइए और शेयर भी कर सकते हैं अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो जब हम कोई एक धातु का छल्ला गर्म करते हैं तो वह फैलता है। क्या हो जाएगा? धातु गर्म करने पर फैलती है। इसीलिए आपने देखा होगा कई वाहनों पर अगर कोई धातु के रिंग चढ़ानी होती है तो पहले उसको गर्म कर देते हैं, फिर उस पर वो चढ़ जाती है तो फिर उसको ठंडा कर देते हैं, जिससे वो और सिकुड़ के मजबूत हो जाती है ना। तो धातु के किसी भी ऑप्शन को अगर आप गर्म करेंगे तो गर्म करने पर वह फैलेगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? बरसात की बूंदें बहुत अधिक ऊंचाई से गिरती हैं, उनके बारे में इनमें से कौन सी बात सही है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बरसात की बूंदें बहुत अधिक ऊंचाई से गिरती हैं, उनके बारे में इनमें से कौन सी बात सही है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। क्या उत्तर हो जाएगा? बरसात की बूंदें गोलाकार होती हैं, बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, उनके बारे में सही बात कौन सी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बरसात की बूंदों के बारे में सही बात कौन सी है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, उनके बारे में इनमें से सही बात कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए, सही उत्तर है। वे उस अंतिम वेग के साथ गिरती हैं जो विभिन्न आकार की बूंदों के लिए विभिन्न होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती हैं क्योंकि वे उस अंतिम वेग से गिरती हैं जो विभिन्न आकार की बूंदों के लिए भिन्न भिन्न होता है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पानी की सतह पर हल्के से रखी गई लोहे की सुई उस पर तैरती क्यों रहती है? पानी की सतह पर हल्के से रखी गई जो लोहे की सुई है वो उस पर तैरती क्यों रहती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सही उत्तर क्या है? पानी पर हल्के हाथ से रखी हुई सुई उस पर तैरती क्यों रहती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए, शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, पानी पर हल्के हाथ से रखी गई सुई जो है उसके पृष्ठ तनाव के कारण पानी पर तैरती रहती है। ऑप्शन नंबर पृष्ठ तनाव प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी अपने किसके बराबर हटाती है? कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है, किसके बराबर? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करते चलें।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी नाव पानी डूब जाएगी यदि वह किसके बराबर पानी हटाती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है, किसके बराबर? सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए? वेरी वेल डन जी, वेरी वेल डन। राइट आंसर क्या है? कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है, किसके बराबर? सही उत्तर क्या है? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है, उसके किसके? तो ऑप्शन नंबर भार के बराबर। वह अपने जो भाग पानी में डूबा है उसके आयतन के बराबर पानी हटाएगी तो ही वह तैर पाएगी। अगर वो अपने टोटल भार के बराबर पानी हटाएगी तो वो नाव डूब जाएगी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है, वह कितना है? रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए जो न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है वह कितनी होती है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए जो न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है वह कितनी होती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या है? रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए जो न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है वह कितनी होती है? सही उत्तर क्या है? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए जो न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है वह है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रश्न के लिए सही उत्तर है। जिसके भी गलत हुए हैं सही कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला प्रश्न है, शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक पानी में तैर रहा है। यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या रहेगा? शीशे के एक गिलास में पानी भरा है, उसमें कुछ बर्फ के टुकड़े भी हैं। अगर ये बर्फ पिघलती है तो ये पानी के स्तर पर क्या बदलाव होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानी के स्तर पर क्या बदलाव होगा अगर शीशे के गिलास में पानी भरा है और पानी अगर बर्फ अगर पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, बर्फ का अगर पिघलना होता है तो बर्फ पिघलने पर पानी का स्तर वही रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा, उतना ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पानी का स्तर वही रहेगा जो था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या पूछा गया है? प्रश्न है, किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आती और जाती हुई रेलगाड़ी की सीटी आवाज़ सुनता है तो उसे सीटी की आवाज़ कैसी सुनाई देगी? किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति ट्रेन के आते जाते समय अगर उस ट्रेन की सीटी की आवाज़ को सुनता है तो आपको बताना है उस सीटी की आवाज़ उसे कैसी सुनाई देगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो शेयर करते चलिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? उस सीटी की आवाज़ उस व्यक्ति को कैसी सुनाई देगी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए। तो ट्रेन की आती जाती सीटी की आवाज़ अगर देखें तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, रेलगाड़ी के आने पर आवाज़ ऊंची सुनाई देगी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रेलगाड़ी आने पर रेलगाड़ी के सीटी की आवाज़ जो है ऊंची सुनाई देगी, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए क्या पूछा गया है। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी के तापमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आप गर्म करते हैं तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों वीडियो को शेयर करते चलिए। अगर आपका कोई ग्रुप है तो अपने ग्रुप में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं।
राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? पानी को अगर आप पानी के किसी द्रव्यमान को अगर आप 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करते हैं तो आपको बताना है उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए? वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, पानी को अगर आप गर्म करते हैं तो उसके आयतन पर पहले वह घटेगा और बाद में वृद्धि होने लगेगी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पहले घटेगा और फिर बाद में वृद्धि होने लगेगी, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, गियर व्हील बनाने के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाया जाने वाला प्लास्टिक कौन सा है? ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्रयोग होने वाले गियर व्हील्स बनाने के लिए इनमें से किस प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गियर व्हील बनाने के लिए इनमें से कौन से प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? गियर व्हील बनाने के लिए इनमें से कौन से प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? शेयर करते चलिए वीडियो को। तो चलिए देख लेते हैं। गियर व्हील बनाने के लिए जो है हम प्रयोग करते हैं नायलॉन प्लास्टिक का। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नायलॉन प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है गियर व्हील बनाने के लिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ऑटोमोबाइल मोटरों कारों में हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्यकरण यानी कि कार्य करने का वर्किंग का सिद्धांत जो है वह निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम पर होता है? मोटर कार में हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं वो कौन से सिद्धांत पर काम करते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? मोटर कार में जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं वह इनमें से किस सिद्धांत पर काम करते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। राइट आंसर क्या है? मोटर कार में ब्रेक जो होते हैं वह किस सिद्धांत पर काम करते हैं? सही उत्तर क्या है? चलिए देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, तो ये सब जो है पास्कल के नियम के सिद्धांत पर काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी पास्कल का नियम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है पास्कल के नियम पर काम करते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्या पूछा गया है? जब बर्फ के दो क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उनसे मिलकर एक हो जाने का कारण क्या है? मान के चलिए ये बर्फ के दो क्यूब हैं, आप इनको एक दूसरे के ऊपर रख के अगर दबा दोगे तो आपको बताना है ये दोनों क्यों चिपक जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? दोनों के एक हो जाने का कारण क्या है? सही उत्तर क्या है बताइए? बर्फ के दो क्यूबों को जब आप दबाते हो तो उनके चिपक जाने का मुख्य कारण क्या है? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, बर्फ के दो क्यूबों को जब एक दूसरे के ऊपर रखकर दबाते हो तो वो चिपक जाते हैं सहसंयोजक आकर्षण बल के कारण। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सहसंयोजक आकर्षण बल के कारण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि वायुदाब मापी यंत्र बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से तेजी से गिरने लग जाए तो यह किसका संकेत होता है? बैरोमीटर की रीडिंग अगर अचानक से नीचे गिरने लगे तो यह किसका संकेत होता है? क्या उत्तर हो जाएगा? बैरोमीटर की रीडिंग अगर अचानक से नीचे गिरने लगे तो यह किसका संकेत होता है? बैरोमीटर की रीडिंग अगर अचानक से नीचे गिरने लगे तो यह किसका संकेत होता है? क्या उत्तर हो जाएगा? चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। तो जब वायु दाब मापी बैरोमीटर की रीडिंग जो है अचानक से गिरने लगे तो इसका मतलब है मौसम अत्यधिक तूफानी होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, मौसम अत्यधिक तूफानी होने वाला है अगर बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से नीचे गिरती है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है बॉल को कैच करते समय या लपकते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे या पीछे कर लेता है? क्या उत्तर हो जाएगा? बॉल को कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे या पीछे की ओर कर लेता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? खिलाड़ी अपना हाथ नीचे या पीछे की ओर किसको कम करने के लिए कर लेता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा क्रिकेट खिलाड़ी जो है यह आवेग को कम करने के लिए हाथ पीछे की ओर कर लेता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आवेग को कम करने के लिए क्रिकेट खिलाड़ी जो है हाथ पीछे कर लेता है, सही उत्तर हो जाएगा। ये जिसके भी गलत है सही करते जाइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। जब बस अचानक से मुड़ती है, जब कोई बस स्पीड में चल रही है और अचानक से मुड़ती है तो बस में जो भी खड़ा हुआ यात्री होता है वह अपोजिट डायरेक्शन बाहर की ओर गिरता है। वह कारण क्या है जिसके कारण अचानक से मुड़ने पर बस के यात्री जो है बाहर की ओर गिर जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर, बस अगर अचानक से मुड़ती है तो यात्री जो है बाहर की ओर गिरता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप बस में चल रहे हैं, बस अचानक से ऐसे मुड़ी तो आप इस तरफ से गिरने लगते हैं। ये क्यों होता है ऐसा? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? बस अचानक से जब मुड़ती है तो उसमें खड़ा यात्री जो है वह बाहर की ओर गिरता है। इसका मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यह गति के जड़त्व का परिणाम है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह गति के जड़त्व का परिणाम है। जब कोई व्यक्ति बस में खड़ा है, बस स्पीड में चल रही है, अचानक से वो मुड़ती है तो जिस तरफ बस मुड़ेगी वो उसके अपोजिट साइड गिरने लगेगा। तो ये किसका? ये गति के जड़त्व का परिणाम है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगर आप किसी टावर पे खड़े हैं, टावर का मतलब क्या होता है? ऊंची बिल्डिंग पे, है ना? टावर का आप शब्द समझ सकते हो। अगर आप किसी ऊंची बिल्डिंग पे खड़े हैं, है ना, और अच्छी खासी ऊंची बिल्डिंग है, ये जमीन है और आप यहाँ पे हैं, है ना, और यहाँ से किसी टावर के शीर्ष से समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी ही दूरी पर गिरता है जो टावर के फुट से ऊंचाई के बराबर होती है। तो आपको बताना है कि कण द्वारा तय किया गया भाग जो है, पथ का भाग, इनमें से कौन सा होगा? आपने यहाँ से एक पत्थर फेंका, आपने यहाँ सबसे ऊपर से यहाँ से एक पत्थर फेंका और ये पत्थर जाके यहाँ गिरा। अब जितनी दूरी ये पत्थर गिरा है, ये दूरी और जितनी ये बिल्डिंग की दूरी है, ये दोनों बराबर है। आपको बताना है ये पत्थर जब आपने फेंका तो पत्थर ने जो ये गिरते समय ये तरीके से गिरा है, ये पथ तय किया है, ये कौन सा पथ होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए, ये पथ कौन सा पथ होता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? अगर आप किसी टावर पर, किसी बिल्डिंग की ऊंचाई से पत्थर फेंकते हैं तो वह उतनी ही दूरी पर गिरेगा जितनी दूरी पर उस जमीन से लेके और आपकी दूरी है। इसकी ये दूरी भी बराबर होगी और ये गिरने वाली दूरी भी बराबर होगी। जब गिरते समय ये पथ जो इसने पत्थर ने तय किया है, ये कौन सा पथ होगा? राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। सही उत्तर क्या हो जाएगा बतलाइए। ये कौन सा पथ है जो उसने पत्थर ने तय किया है जब आपने किसी बिल्डिंग के ऊपर से उसे फेंका था? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये परवलयाकार पथ होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
किसी भी टावर के ऊपर से फेंका गया पत्थर ऊपर से जाकर दूर उतनी ही दूरी पर गिरता है जितनी उसकी जमीन से नीचे ऊपर तक ऊंचाई है, और जो पथ पत्थर ने तय किया गिरने के लिए वो पथ होता है परवलयाकार पथ। राइट आंसर हो जाएगा पैराबोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कण का वेग ग्राफ, अगर मान के चलिए ये ग्राफ बना हुआ है ना, यदि किसी कण का वेग ग्राफ जो है बाय बराबर mtc है और इसके द्वारा निरूपित किया जा रहा है, तो आप उसमें कण की चाल को कैसे समझ सकते हैं? क्या उत्तर हो जाएगा? यदि किसी कण का वेग ग्राफ y बराबर mtc है तो उसका आप कैसे निरूपित कर सकते हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि कण कैसे चल रहा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? यदि किसी कण का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। यदि कोई कण का वेग ग्राफ y बराबर mtc है, सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए, जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यदि किसी कण का वेग ग्राफ y बराबर mtc है तो इसका मतलब है कण जो है एक समान त्वरण के साथ में चल रहा है ना, एक समान त्वरण के साथ में चल रहा है कण। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। हाँ, ये आपका एक्सेलरेशन त्वरण हो गया, ये आपका टाइम हो गया, ये मोमेंटम हो गया, ये एक्सेस ही है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने से बर्फ के गलनांक पर क्या असर पड़ेगा? दाब बढ़ाने से बर्फ के गलनांक पर क्या असर पड़ेगा? दाब बढ़ाने से बर्फ के गलनांक पर क्या असर पड़ेगा? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या असर पड़ेगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो अगर आप दाब बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो बर्फ का गलनांक जो है घटता है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जितना ज़्यादा दबाओगे उतना ज़्यादा वो घटेगा, है ना। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। इसीलिए आजकल आपने रील्स वगैरह में देखा होगा, एक बड़े से ड्रम में ठोक पीट कर बर्फ भर देते हैं और फिर उस ड्रम को गोल गोल घुमाते हैं, उसके ऊपर दूध डालते हैं और यहाँ से उस पर एक नुकीली चीज़ से उसको छीलते हुए एक कटोरे में ले लेते हैं, तो वो आइसक्रीम बन जाती है ना। और दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, क्योंकि उसको इतना भर दिया है, उस ड्रम को उसमें बर्फ में इतना दबा दबा के भर दिया है कि वो पिघलते पिघलते बहुत टाइम लेगा। तो ज़्यादा टाइम लेता है, उतने टाइम में इनका धंधा भी हो जाता है ना। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? वेग असमान है लेकिन त्वरण समान है, वेग असमान है लेकिन त्वरण एक समान है, ऐसे पिंड के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेग असमान है लेकिन त्वरण एक समान है, आपको बताना है ऐसे पिंड के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? राइट आंसर क्या है? चैंपियंस प्लीज वीडियो को शेयर करते चलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलें और वीडियो की लिंक शेयर करते चलें। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। अगर वेग उसका असमान है लेकिन त्वरण एक समान है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन उसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर ऐसा होता है तो वह विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होगा। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बी। अगर वेग असमान है और त्वरण एक समान है तो ऐसे पिंड के लिए विस्थापन काल ग्राफ जो है अरैखिक होगा। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, कारण क्या है?
लैंप की बत्ती में तेल जो है वह ऊपर चढ़ता है, इसका मुख्य कारण क्या है? लैंप की बत्ती में तेल जो है वह ऊपर चढ़ता है, इसका मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, इसका मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर इस प्रश्न के लिए, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो यह केशिकत्व की घटना होती है, इसमें केशिकत्व की घटना होती है, जिससे वह लैंप में जो बाती रहती है वह जब तेल में डूबी रहती है तो ये तेल सोखते सोखते अपने तेल को ऊपर की ओर बढ़ाते जाती है, तो ये केशिकत्व की घटना होती है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना केशिकीय क्रिया का परिघटना का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध इनमें से किसका निष्कर्ष है? इनमें से कौन सा जो सिद्धांत है या इनमें से कौन द्रव्यमान ऊर्जा संबंधित निष्कर्ष प्रदान करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? द्रव्यमान ऊर्जा संबंधी निष्कर्ष इनमें से कौन प्रदान करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? द्रव्यमान ऊर्जा संबंधी निष्कर्ष जो है इनमें से कौन प्रदान करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है इनमें से किसका निष्कर्ष है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? चलिए देख लेते हैं। तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का निष्कर्ष है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा। जिसका भी गलत हुआ है सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश हो सकता है? निम्न में से कौन सा नियम यह कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना ही सृजन किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश हो सकता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? इनमें से कौन सा नियम यह, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? शेयर करते चलिए वीडियो की लिंक को। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कौन सा नियम यह बतलाता है कि द्रव्य का ना ही सृजन हो सकता है ना ही उसका विनाश हो सकता है? दीपांशु कुमार, वेलकम दीपांशु। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। ये कौन सा नियम है? तो ऑप्शन नंबर द्रव्यमान संरक्षण का नियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह बतलाता है कि द्रव्य का ना ही सृजन हो सकता है और ना ही द्रव्य का विनाश हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा, ये कौन सा नियम है? तो यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अगला क्वेश्चन है, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसको मापने के लिए करते हैं? पिक्नोमीटर नामक प्रयोग, मीटर जो होता है पिक्नोमीटर, वो किसके लिए प्रयोग करते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा दीपांशु? राइट आंसर, पिक्नोमीटर का प्रयोग जो है वह किसके लिए करते हैं? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करते चलें। पिक्नोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? शेयर करते चलिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए देख लेते हैं। तो पिक्नोमीटर डेंसिटी घनत्व पता करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पिक्नोमीटर का प्रयोग जो है घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा, पिक्नोमीटर घनत्व ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तेल की बूंद जो है यह पानी पर फैल जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? मेरी आवाज़ साफ आ रही है सभी को? ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है, सब कुछ ओके? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ प्रॉब्लम चिंता कठिनाई दुख व्यथा कुछ भी हो तो ज़रूर बता दें। बतलाइए, तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है,
सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो तेल की बूंद का पानी पर फैल जाने का मुख्य कारण होता है ऑप्शन नंबर, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी है। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा जो है यह किसने दी है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा जो है यह किसने दी है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करते चलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा जो है न्यूटन ने दी है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा दी है। अगला क्वेश्चन है गति की पवन की गति को मापने वाले उपकरण को क्या नाम दिया गया है? पवन की गति को मापने वाले उपकरण को क्या नाम दिया गया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? पवन की गति मापने वाले उपकरण को क्या नाम दिया गया है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? पवन की गति मापने वाले उपकरण को क्या नाम दिया गया है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप रोज़ आ सकें। हाँ, जिससे आप रोज़ आ सकें। अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करते जाइएगा ज़रूर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पवन की गति को मापने वाला उपकरण जो है यह कौन सा उपकरण है? तो ये है एनीमोमीटर। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एनीमोमीटर से पवन की गति जो है मापी जाती है। वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यदि किसी स्थान के तापमान में वृद्धि हो जाती है तो वहां की आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो आर्द्रता, वहां की ह्यूमिडिटी जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक से वृद्धि होती है तो वहाँ की ह्यूमिडिटी में यानी कि तापमान में किस प्रकार की वृद्धि या उसके तापमान में वृद्धि होती है तो आर्द्रता में क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। सही उत्तर क्या है? राइट आंसर, यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक से वृद्धि हो तो आर्द्रता में वहां पर क्या होगा? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो अगर तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता जो है घटती है, क्योंकि बढ़े हुए तापमान से आर्द्रता जो है वाष्पीकृत हो जाएगी, नमी जो है भाप में बदलकर उड़ जाएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो आर्द्रता आपेक्षिक आर्द्रता घटती है। टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो आपेक्षिक आर्द्रता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर क्यों मंडराता है? अगर किसी गुब्बारे में हाइड्रोजन भरी होती है तो वो गुब्बारा ऊपर की ओर क्यों घूमता रहता है? ऊपर ही क्यों रहता है, नीचे क्यों नहीं आता वो? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन में किसी गुब्बारे में हवा भरी हो तो हाइड्रोजन अगर भरी है तो वो आप ऊपर की ओर जाता है, नीचे नहीं आता, ऊपर मंडराता रहता है हवा में ही। ऐसा क्यों? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? किसी भी अगर गुब्बारे में हाइड्रोजन भरी होती है यानी कि हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर क्यों मंडराता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर ज़रूर करें। अगर आप किसी ग्रुप में जुड़े हैं तो आप वीडियो की लिंक शेयर ज़रूर करें राइट आंसर देने के साथ साथ। चलिए बतलाइए क्या उत्तर हो जाएगा? हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर की ओर क्यों मंडराता रहता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा ऊपर मंडराता रहता है। गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है, इसीलिए ऊपर उड़ता रहता है वो गुब्बारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के नियम के बारे में बात हो रही है। तो न्यूटन की गति का पहला नियम किसकी संकल्पना देता है? न्यूटन की गति का पहला नियम जो है यह किसकी संकल्पना देता है? राइट आंसर क्या है? न्यूटन की गति का पहला नियम किसकी संकल्पना देता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? न्यूटन की गति का पहला नियम किसकी संकल्पना देता है? सही उत्तर क्या है? वीडियो शेयर करते चलिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन की गति का पहला नियम किसकी संकल्पना देता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा जड़त्व। जड़त्व मतलब क्या है? कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, है ना। कोई वस्तु जिस भी स्थिति में है वो उसी स्थिति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। राइट आंसर हो जाएगा। तो ये होता है जड़त्व का नियम। न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व की परिभाषा देता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? आपने देखा होगा जो अंतरिक्ष यात्री रहते हैं वो अपने अंतरिक्ष यान में उड़ते रहते हैं, यानी कि अंतरिक्ष यान की कक्षा में भारहीनता की अनुभूति होती है उनके लिए। उनमें वजन नहीं होता तभी वो हवा में उड़ते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्यों उड़ते हैं वो? क्यों भारहीनता की अनुभूति होती है अंतरिक्ष यान में? अंतरिक्ष यान के कक्षा में भारहीनता की अनुभूति क्यों होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करते चलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यान की कक्षा में भारहीनता महसूस जो होती है उसका मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, उसका मुख्य कारण है कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर हो जाता है, इसीलिए भारहीनता की अनुभूति होती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर हो जाता है, इसीलिए भारहीनता का अनुभव होता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न है, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से आता है। ऐसा क्यों? पैराशूट जो है वह धीरे धीरे नीचे आता है, लेकिन उसी ऊंचाई से अगर आप कोई पत्थर फेंक दो तो वो पत्थर तेजी से नीचे आता है। इसका मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर इस प्रश्न के लिए वीडियो शेयर करते जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन ऑन कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। आपसे पूछा गया है पैराशूट, अगर आप पैराशूट से आते हैं ऊंचाई से तो धीरे धीरे आते हैं, लेकिन उसी ऊंचाई से अगर कोई पत्थर फेंका जाए तो वो बहुत तीव्र गति से नीचे आता है। इसका मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैराशूट का पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, इसीलिए वो वायु का प्रतिरोध ज़्यादा करता है और धीरे धीरे आता है ना। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पैराशूट नीचे आता है क्योंकि उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है और वो वायु का प्रतिरोध अधिक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतीय स्थलों में ठंडी हवा वाली रात में अक्सर पानी के पाइप फट जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? पर्वतीय स्थानों पर जो पानी की पाइप रहती हैं वो ठंडी हवा के कारण ठंड में फट जाती हैं। कारण क्या है इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। ठंडी हवा, तुषार का मतलब होता है हवा, तो ठंडी हवा वाली रात में पर्वतीय स्थलों पर पानी की पाइप फट जाती हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करते चलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? शेयर करते चलिए। तो पर्वतीय स्थानों पर ठंडी हवा वाली रात में पानी की पाइप क्यों फट जाती हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसलिए फट जाते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर पानी के अंदर
पाइप के अंदर जो पानी है वो ठंड में जम जाता है, और जब बर्फ जमती है तो वो फैलती है, और पाइप का आकार तो उतना ही रहता है। अब बर्फ जब फैलेगी उसको जगह नहीं मिलेगी तो वो पाइप फोड़ देती है। तो राइट आंसर हो जाएगा पानी के अंदर पाइप के अंदर वाला पानी हिमीकृत होकर, यानी कि हिमीकृत का मतलब क्या होता है, बर्फ बनकर जमकर फैलता है, जिसके कारण पाइप फट जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पानी जो है पाइप के अंदर हिमीकृत होकर फैलता है, और उसी फैलने के कारण जो है पाइप फट जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या कैसे की जा सकती है। वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल, मान के चलिए ये क्रिकेट बॉल है, और इस क्रिकेट बॉल को यहाँ से इस जगह पर फेंका, तो ये बॉल यहाँ से इस जगह का रास्ता भी तय करेगी, और आपने देखा होगा जब बॉल जाती है तो ऐसे घूमती है, वो अपने आप में ही घूमती रहती है, घूमते घूमते, ऐसा नहीं ऐसी बॉल यहाँ पे सीधे जाती है, वो घूमते हुए जाती है, घूमते हुए जाती है। तो वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं, सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल की दोलन की व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं, सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वीडियो शेयर करते चलिए। विनीत भारती, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ और वीडियो सही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है, कोई समस्या तकलीफ प्रॉब्लम कठिनाई कुछ हो तो बता देना। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है ना, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या जो है हम कर सकते हैं वायु के उत्प्लावकता के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वायु की, गौरव शर्मा, वायु की उत्प्लावकता के आधार पर हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ होगा। इनमें से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ होगा। प्रत्यास्थ का मतलब क्या होता है, जिसको ज्यादा खींचा जा सकता है। इनमें से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। इनमें से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ होगा। प्रत्यास्थ का मतलब होता है जिसको आप खींच सकते हैं। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए। सबसे अधिक प्रत्यास्थ, खींचा जा सकने वाला इनमें से कौन सा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मेरी ऑडियो और वीडियो सही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, सब कुछ ओके। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्टील। स्टील को आप ज़्यादा खींच सकते हो, रबड़ एक हद के बाद में टूट जाएगी, गीली मिट्टी भी टूट जाएगी, प्लास्टिक भी टूट जाएगी, लेकिन स्टील को आप गर्म करके तार, पतले पतले तार के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा लंबा खींच सकते हो। ऑप्शन नंबर सी। तो प्रत्यास्थ स्टील ज़्यादा हो जाएगा बाकियों की अपेक्षा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा व्यक्ति एक गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकेगा तो गेंद कैसे गिरेगी। बात हो रही है खुली कार में अगर बैठा हुआ कोई व्यक्ति है और कार स्थिर गति से चल रही है, एकदम स्थिर गति से, और व्यक्ति अगर गेंद को फेंकेगा हवा में सीधा ऊपर फेंकेगा तो गेंद कहाँ गिरेगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बात खुली कार की हो रही है, सही उत्तर क्या हो जाएगा। गौरव शर्मा, विनीत भारती, राइट आंसर क्या है। स्थिर गति से जा रही कार में बैठा कोई व्यक्ति जो है खुली कार में गेंद को ऊपर फेंकेगा तो गेंद कहां गिरेगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जी हां, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा गेंद कहां गिरेगी, तो गेंद जो है उसके पीछे गिरेगी, है ना। ये कार है, कार में बैठा हुआ एक बालक है, ठीक है। ये कार है, ये कार में बैठा हुआ एक बालक है, इसके हाथ में गेंद है, इसने ये गेंद है ना ऊपर फेंकी। जैसे ही ऊपर फेंकेगा, खुली कार में है, यहाँ से हवा आ रही होगी, है ना, तो ये हवा बॉल को पीछे की ओर ढकेलेगी। तो जैसे ही वो ऊपर फेंकेगा, हवा उसको ढकेलेगी, कार उसके पीछे जाकर गिरेगी, गेंद उसके पीछे जाकर गिरेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी अकोड़ी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अगर कोई एक व्यक्ति किसी घूर्णन मंच पर बैठा है और वो गोल गोल घूम रहा है, तो उसको अपनी गोल गोल घूमने वाली चाल को कम करने के लिए क्या करना होगा? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? किसी घूर्णीय मंच पर किसी व्यक्ति को अपनी घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? घूर्णीय मंच पर बैठे व्यक्ति को अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सही उत्तर तो चलिए देख लेते हैं। तो वह अपने हाथ बाहर की ओर फैला देगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, घर्षण बल लगेगा, हवा का घर्षण, जिसके कारण धीरे धीरे उसकी चाल कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वह अपने हाथ फैला लेगा तो हवा के घर्षण के कारण उसकी गोल गोल घूमने वाली जो चाल है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा है? सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा बल है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा बल कहलाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल जो है वह कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल है गुरुत्वीय बल, क्योंकि एक इसकी सीमा होती है और इस सीमा के बाद में ये बल जो है खत्म हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे दुर्बल बल कौन सा है? गुरुत्वीय बल। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्व का एक निश्चित समय के बाद में बल खत्म हो जाता है। आपने देखा होगा रॉकेट 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर आकाश में ऊपर की ओर जाते हैं तो वह पलायन वेग यानी गुरुत्व बल को पार कर जाते हैं और अंतरिक्ष में चले जाते हैं। वहां पर कोई गुरुत्व बल नहीं है, यानी कि उसकी एक सीमा है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो दुर्बल बल है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश में बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश में बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर क्या है? चैंपियंस प्लीज़ वीडियो शेयर करते चलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, है ना? कर लीजिएगा, जिससे आप क्लास में रोज़ आ सकें पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, पानी से शेविंग ब्रश को निकालने पर जब बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका मुख्य कारण है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। विनीत गौरव शर्मा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? अभी हमने पढ़ा था दुर्बल बल, अब बताइए सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा बल होगा? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा बल होगा? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा बल होगा? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल जो है यह बल है नाभिकीय बल। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नाभिकीय बल प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए नाभिकीय बल सही उत्तर हो जाएगा। जिसका भी गलत हो रहा है सही करते जाइए। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? अगर आप ज़्यादा ऊंचाई पर चले जाते हैं
पहाड़ों पर अगर बात करें हम, तो सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? क्या उत्तर हो जाएगा? ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो शेयर करते चलिए। ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? राइट आंसर क्या है? वीडियो शेयर करते चलिए सभी। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई होती है क्योंकि वायु का दबाव कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, वायु दाब कम हो जाता है। ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि वायु दाब कम हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच इनमें से कौन सा काम करेगा? किसी उपग्रह में विनीत भारती, अनीता मेहता। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? गौरव शर्मा। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री के द्वारा गिराया गया चम्मच इनमें से क्या काम करेगा? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री के द्वारा गिराया गया चम्मच इनमें से क्या काम करेगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनीता मेहता।